हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024-25 के लिए जीके व जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह है हमारी क्लास संख्या 5 है। इससे पहले मैंने आपको 4 क्लास करा दी है। अगर आपने वो 4 क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर एसएससी जीडी की प्ले लिस्ट में जाकर आप वो 4 क्लास देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओडिशा में ब्रिंगा क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है हीरा खानों के लिए जाना जाने वाला एक गांव। दूसरा ऑप्शन है आदिवासियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला पत्थर का हथियार। तीसरा ऑप्शन है आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त खाद्य तेल। और चौथा ऑप्शन है काटा और जलाना कृषि का एक स्थानीय नाम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, काटा और जलाना कृषि का एक स्थानीय नाम। जो ब्रिंगा है यह क्या है? एक कृषि का स्थानीय नाम है उड़ीसा की। इसमें क्या होता है, फसल को काटा जाता है और फिर उसको जलाया जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है उसकी क्या हो जाती है, उर्वरकता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? उर्वरकता बढ़ जाती है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है काली सिंध, तीसरा ऑप्शन है चंबल, चौथा ऑप्शन है आपका तापी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा नर्मदा। जो नर्मदा नदी है यह क्या बनाती है? धुआंधार जलप्रपात बनाती है। जो ये धुआंधार जलप्रपात है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो जबलपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? जबलपुर, है ना। जो धुआंधार जलप्रपात है यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। जहां पर क्या होता है, जो नर्मदा नदी है वह 50 फीट ऊपर से नीचे गिरती है, तो जो उसका पानी होता है वह सफेद धुएं के समान उड़ने लगता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? तो इसी कारण इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, आया समझ में आपको? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नागार्जुन सागर बांध डैश नदी पर बनाया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है पंबा नदी, महानदी, कृष्णा नदी, और चौथा ऑप्शन है आपका कावेरी नदी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कृष्णा नदी। ठीक है, जो नागार्जुन सागर बांध है वह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, केरल। केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। कितने परसेंट है? तो 93.91% है। सबसे कम किसकी है? तो बिहार की है। साक्षरता दर कहाँ की है? बिहार राज्य की है। कितनी है? तो ये हो जाएगी आपके लगभग 63%। एक मिनट, बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। कितनी है? तो 63.82%, मतलब 64% के करीब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है आर्द्र भूमि, तीसरा ऑप्शन है वन्यजीव अभ्यारण्य, और चौथा ऑप्शन है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, हमारे नेशनल पार्क होते हैं, इसमें मुख्य प्रजातियों को ही रखा जाता है। तो वहां पर मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंधित होता है। आप वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते, ना ही आप वहां पर रह सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है यमुना, ये यमुना कर लेंगे हम, यमुना लिखा हुआ है। यमुना, गंगा, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, गंगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है अटलांटिक, दूसरा ऑप्शन है प्रशांत, तीसरा ऑप्शन है हिंद, और चौथा ऑप्शन है आपका आर्कटिक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर्कटिक। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है जो कि पूरे वर्ष बर्फ से घिरा रहता है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये क्या है? सबसे बड़ा।
प्रशांत महासागर क्या है, सबसे बड़ा महासागर है, और सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है एशिया, दूसरा ऑप्शन है अंटार्कटिका, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, चौथा ऑप्शन है आपका अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा अफ्रीका। जो अफ्रीका महाद्वीप है यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि कुल भूमि का कितने परसेंट हिस्सा है, तो 22% हिस्सा है ना। कुल भूमि का कितना परसेंट हिस्सा है ये अफ्रीका महाद्वीप, तो 22% हिस्सा है लगभग। और जो हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है एशिया, दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है आपका अंटार्कटिका। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा अफ्रीका। जो अफ्रीका महाद्वीप है यह सबसे अधिक विविधता वाला महाद्वीप है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं हम, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है माटे सिंटो पर्वत, दूसरा ऑप्शन है आपका पायरेनीज पर्वत, तीसरा ऑप्शन है जूरा पर्वत, और चौथा ऑप्शन है आपका ग्रैंड कैस पर्वत। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा पायरेनीज पर्वत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच के परक्रियात्मक संबंध को दर्शाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट, दूसरा ऑप्शन है प्रोड्यूस, तीसरा ऑप्शन है आउटपुट, चौथा ऑप्शन है सर्विस। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा आउटपुट। जो प्रोडक्शन होता है वह इनपुट और आउटपुट के बीच के भौतिक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है चौथी योजना, दूसरा ऑप्शन है सातवीं योजना, तीसरा ऑप्शन है तीसरी योजना, और चौथा ऑप्शन है आपका छठी योजना। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा छठी योजना। जो छठी योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता हासिल करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अपस्फीति की स्थिति में क्या होता है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है मुद्रा का मूल्य घटता है, दूसरा ऑप्शन है माल की कीमत बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन है मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, और चौथा ऑप्शन आपका कीमत स्तर स्थिर रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। क्या होता है इसमें, अपस्फीति में मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो सेवा या वस्तु होती है उसकी कीमत क्या हो जाती है, घट जाती है। मान के चलो आप पहले 100 रुपए में 1 किलो चावल खरीद रहे थे। ठीक है, अगर अपस्फीति की स्थिति आ जाती है तो इसमें क्या होगा आपका, आप 100 रुपए में 5 किलो चावल खरीद लोगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो जो ये है आपके मूल्य है, जो आपका रुपए है ना, मुद्रा है, उसकी कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, और आपको सामान ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वस्तु की कीमत घट रही है और मूल्य की कीमत बढ़ रही है। अपस्फीति में ऐसा होता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रास्फीति में ऐसा होता है कि जो मुद्रा होती है उसका मूल्य घट जाता है और वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। इसकी अपोजिट होता है आपका मुद्रास्फीति। ठीक है, आया समझ में आपको? तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1970 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है टी कृष्णमचारी, दूसरा ऑप्शन है सी सुब्रमण्यम, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, चौथा ऑप्शन है आपका आर वेंकट रमन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, नकदी रिजर्व अनुपात, जिसको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, CRR, कैश रिजर्व रेशो, किसका उपकरण है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है मौद्रिक नीति, दूसरा ऑप्शन है कर नीति, तीसरा ऑप्शन है कृषि नीति, चौथा ऑप्शन है आपका राजकोषीय नीति। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा मौद्रिक नीति, है ना। जो आपका CRR है वो किसका उपकरण है, तो मौद्रिक नीति का उपकरण है। अब CRR समझते हैं क्या होता है।
जो CRR होता है आपका, इसमें क्या होता है, जो आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनको RBI के पास अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत जमा करना होता है, वो RBI डिसाइड करता है। ठीक है, कौन करता है? RBI डिसाइड करता है। अब RBI इस पैसे का क्या करता है? तो RBI इसका उपयोग जो आपकी अर्थव्यवस्था होती है उसमें मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग करता है RBI। इसको RBI हर साल चेंज करता रहता है CRR को। अब वर्तमान में कितना चल रहा है CRR? तो वर्तमान में चल रहा है आपका 4.5%, है ना, 50%, सॉरी। वर्तमान में कितना CRR चल रहा है? तो 4.50%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष। क्या है? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा ऑप्शन अवतल, तीसरा ऑप्शन आपका परवलयक, चौथा ऑप्शन आपका बेलनाकार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा अवतल। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा या उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो, हिंदी वर्णमाला में ए सबसे निकट आता है ना, आता है ना, सबसे पहले क्या आता है? ए ही आता है। तो निकट दृष्टि दोष मतलब ए हिंदी वर्णमाला में सबसे निकट आता है। तो आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे डैश कहा जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन है प्रेरण, तीसरा ऑप्शन है आपका संवहन और चौथा ऑप्शन आपका घर्षण। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा घर्षण। देखो घर्षण क्या होता है, जैसे मान के चलो ये रोड है और इसके ऊपर क्या है? ये गाड़ी है। ठीक है, ये क्या है? गाड़ी है। ये आपकी क्या हो गई? गाड़ी हो गई। तो ये गाड़ी क्या है? गति में है। ठीक है, सापेक्ष गति में है और फ्रैक्शन इसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये कहाँ पर लगता है? फ्रैक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो मतलब ये क्या करेगा? इसका गति का विरोध करेगा, है ना, प्रतिरोध। तो इसी को क्या कहते हैं? हम घर्षण कहते हैं। समझ गए? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा घर्षण। तो क्या कहा था इसने? जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब उसका वो करे, विरोध करे, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? हम घर्षण कहते हैं। देखो गति किधर को, गाड़ी किधर को चल रही है? आगे को चल रही है और घर्षण हमेशा के उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो घर्षण कहाँ लग रहा है? नीचे की साइड को अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, घोड़ा गाड़ी की गति भौतिक शास्त्र के किस सिद्धांत का उदाहरण है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन आपका न्यूटन का तीसरा नियम, दूसरा ऑप्शन आपका ओम का नियम, तीसरा ऑप्शन आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन आपका एवोगैड्रो का नियम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम। जो घोड़ा गाड़ी की गति है वह इसका उदाहरण है ना, न्यूटन के तीसरे नियम का। इसको हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम? क्योंकि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो वापसी दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाती है। इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। मान के चलो आप किसको थप्पड़ मार रहे हैं, तो आप तो जिसको थप्पड़ मार रहे हैं उसको भी चोट लग रही है, बट आपके हाथ पर भी चोट लग रही है उस गाल से, है ना। आप किसी के गाल पे थप्पड़ मारते हैं तो दोनों तरफ से क्रिया होती है ना। आप मार रहे हो तो आपके हाथ में भी चोट लगेगी और जिसके मार रहे हैं हम उसको भी चोट लगेगी। ऐसी रॉकेट है, जो आपका रॉकेट लॉन्चर होता है वह भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है और जो घोड़ा गाड़ी है उसकी गति भी इसी नियम पर कार्य करती है, न्यूटन के तीसरे नियम पर, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है डैश कहलाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है जाइरोस्कोप, दूसरा ऑप्शन है ओम मीटर, तीसरा ऑप्शन है थर्मामीटर, चौथा ऑप्शन है आपका एमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा एमीटर।
एमीटर का उपयोग हम किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, जो आपका पहला ऑप्शन है जाइरोस्कोप, इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं? तो इसका यूज हम करते हैं किसी भी वस्तु की कोणीय स्थिति को मापने के लिए, हम इसका यूज करते हैं जाइरोस्कोप का। जो आपका ओम मीटर है, इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो इसका उपयोग हम किसी भी परिपथ में प्रतिरोध को मेजर करने के लिए करते हैं। किसको? प्रतिरोध। प्रतिरोध को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो ओम मीटर का हम यूज करते हैं। तीसरा ऑप्शन जो हमारा थर्मामीटर, इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं? तो तापमान मापने के लिए। ठीक है, तापमान मापने के लिए। आया समझ में आपको? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है एमीटर, दूसरा ऑप्शन है बैरोमीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका फोटोमीटर, चौथा ऑप्शन आपका बोलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज हम कहाँ पर करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, आया समझ में आपको? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।